Chapters 5 The First Human and 3 Gu, Hope's Awakening. 6 The Road to the Future will be interesting. 7 A Gu Master has 9 ranks. Flower Wine leaves behind treasure. 8 Things will always be things, but humans will change. Chapter Status एक पल में आसपास सब कुछ एकदम शांत हो गया। ना जाने कितनी ही इन्हीं यूएसपी टिकी हुई थी। सीन तो अब और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, फैंग युआन ने मन ही मन हेस्ट हुए सोचा। सबकी नजरों के बीच वो नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उस अपने ऊपर एक दबाव महसूस हो रहा था। यह प्रेशर फूलों के समंदर के नीचे गहराई में मौजूद स्पिरिट स्प्रिंग से आ रहा था। स्पिरिट स्प्रिंग से प्राइमीवल की निकलती थी और यहां की इतनी ज्यादा थी कि उससे प्रेशर बन रहा था। लेकिन जल्द हाईफैंग युआन के पैरों के नीचे फूलों से छोटी छोटी रोशनियां ऊपर उठने लगी। रोशनी के ये नुक्ते उसके पूरे शरीर को घेर कर आखिरकार उसके अंदर समा गए। यह होप गु हैं, फैंग युआन ने सोचा। इंचार्ज ने उन्हें यह नहीं बताया था, लेकिन वो ये बात साफ साफ जानता था। रोशनी का हर एक स्पॉट एक गु है, जिसे होप गु कहते हैं। सबसे पुरानी कहानियों में से एक होप गु के बारे में है। अस कहानी के मुताबिक जब दुनिया नई नई बनी थी तो वो एकदम जंगली और वीरान जमीन थी। धरती पर घूमने वाले जंगली जानवरों के बीच पहला इंसान पैदा हुआ। यूज रेंजू 1 के नाम से जाना जाता था। कच्चा मांस खाता और खून पीटा बड़ी ही मुश्किल जिंदगी जी रहा था। खास तौर पर जंगली जानवरों का एक ग्रुप था जिनका नाम था प्रेडिकमेंट। इन जानवरों को रेंजू का स्वाद बहुत पसंद था और वो उस खाने के लिए तरसते थे। रेंजू का शरीर ना तो पहाड़ की चट्टान जैसा मजबूत था, ना ही उसके पास जंगली जानवरों जैसे तेज दांत और पंजे थे। वो भला प्रेडिकमेंट से कैसे लड़ सकता था? उसके खाने का कोई ठिकाना नहीं था और उस दिन भर छिपना पड़ता था। वो नेचर की फूड चेन में सबसे नीचे था और बड़ी मुश्किल से जिंदा रह पा रहा था। ऐसे में 3 गु उसके पास आए और बोले, जब तक तुम अपनी जिंदगी हमारी देखभाल में लगाओगे, हम इस मुश्किल से निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। रेंजू के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अन 3 गु की बात मान ली। उसने सबसे पहले अपनी जवानी अन तीनों में से सबसे बड़े गु को दे दी। असगु ने बदले में उस ताकत दी। ताकत मिलने के बाद रेंजू की जिंदगी बदलने लगी। यूज ठीक से खाना मिलने लगा और वो अपनी रक्षा भी कर पाता था। वो बड़ी बहादुरी और बेरहमी से लड़ा और उसने कई प्रेडिकमेंट्स को हराए। लेकिन जल्द हाई यूज तकलीफ होने लगी और आखिरकार यूज एहसास हुआ कि ताकत ही सब कुछ नहीं है। यूज ठीक करने और बढ़ाने की जरूरत थी, ना कि अपनी मर्जी से बेकार खर्च करने की। और तो और पूरे प्रेडिकमेंट्स के ग्रुप के सामने उसकी अकेली ताकत बहुत कम थी। रेंजू ने इस सबक पर गहरी चिंता की और फैसला किया कि वो अपनी अधट उम्र अन तीनों में से सबसे खूबसूरत गु को दे देगा। और इस तरह दूसरे गु ने यूज अकाल दी। अकाल मिलने से रेंजू ने सोचना और गौर करना सीख लिया। उसने अनुभव इकट्ठा करना शुरू किया और पाया कि कई बार जब वो अकाल का इस्तेमाल करता तो वो ताकत से ज्यादा असरदार होता था। अकाल और ताकत के बाल पर ही वो उन सभी लक्ष्यों को हासिल कर पाया जो वो पहले नहीं कर सकता था, और उसने कई प्रेडिकमेंट्स को मार गिराया। वो प्रेडिकमेंट्स का मांस खाता और उनका खून पीटा बड़ी ही हिम्मत से जिंदा रहा। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं चलती और रेंजू बूढ़ा हो गया और बस बूढ़ा होता चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी जवानी और अधट उम्र ताकत और अकाल वाले गु को दे दी थी। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसके मसल्स कमजोर हो जाते हैं और उसका दिमाग धीमा हो जाता है। इंसान, अब तुम हमें और क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है, ताकत और अकाल वाले गु ने ये समझते हुए कहा। वो उस छोड़कर चले गए। बिना अकाल और ताकत के रेंजू एक बार फिर प्रेडिकमेंट से घिर गया। वो बूढ़ा था और भाग नहीं सकता था, उसके दांत गिर चुके थे और वो जंगली फल और पौधे तक चबा नहीं सकता था। जब वो कमजोरी से प्रेडिकमेंट से जी हायर हुए जमीन पर गिर पड़ा, उसका दिल से भर गया। उसी वक्त तीसरे गु ने उससे कहा, इंसान, मुझे उठा लो, मैं तुम्हें प्रेडिकमेंट से बचाने में मदद करूंगा। रेंजू ने रोते हुए जवाब दिया, गु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। देखो, ताकत और अकाल वाले गु ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास सिर्फ मेरा बुढ़ापा बचा है। हाँ, ये मेरी जवानी और अधट उम्र जितना कीमती नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना बुढ़ापा दे दूं तो मेरी जिंदगी तुरंत खत्म हो जाएगी। भले ही मैं अभी प्रेडिकमेंट से घिरा हुआ हूं, लेकिन मैं तुरंत नहीं मरूंगा। मैं थोड़ा और जीना चाहता हूं, भले ही 1 सेकंड के लिए ही सही। इसलिए तुम चले जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यूएस गु ने कहा, तीनों में से मेरी जरूरतें सबसे कम हैं। इंसान, अगर तुम बस मुझे अपना दिल दे दो तो काफी होगा। तो मैं तुम्हें अपना दिल देता हूं, रेंजू ने कहा। लेकिन गु,
तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो? इस हालत में अगर ताकत और अकाल वाले गु मेरे पास वापस भी आ जाएं, तो भी कुछ नहीं बदलेगा। ताकत वाले गु के मुकाबले ये गु कमजोर दिखता था और बस रोशनी का एक छोटा सा गोला था। अकाल वाले गु के मुकाबले ये बस हल्की सफेद रोशनी दे सकता था, बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। लेकिन जब रेंजू ने उस अपना दिल दिया, तो इस गु ने अचानक से बेहद रोशनी फैला दी। इस रोशनी में प्रेडिकमेंट्स डर से चीखने लगे, यह होप गु है, पीछे हटो। हम प्रेडिकमेंट्स सबसे ज्यादा उम्मीद से डरते हैं। प्रेडिकमेंट्स अचानक पीछे हट गए। रेंजू के पास कहने को शब्द नहीं थे, और इस दिन के बाद से जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ता, वो अपना दिल उम्मीद को दे देता। इसी वक्त होप गु रोशनी की एक लहर में बदल कर फैंग युआन के शरीर में दाखिल हो चुके थे। बाहर के प्रेशर की वजह से वो तेजी से उसके पेट में इकट्ठा हुए और अपने आप एक ग्रुप में जम गए, उसकी नाभि से 3 इंच नीचे। फैंग युआन को अचानक प्रेशर कम महसूस हुआ। उसने आगे चलना शुरू कर दिया। उसके हर कदम के साथ एक के बाद एक होप गु फूलों के समंदर से उठकर उसके शरीर में दाखिल होते जाते और रोशनी के इस गोले से जुड़ जाते। रोशनी का गोला और ज्यादा चमकने लगा, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर खड़े इंचार्ज के माथे पर बाल पक गए। होप गु की यह संख्या उम्मीद से कम है। अंधेरे में फैंग युआन को देख रहे कई एल्डर्स ने यह नजारा देखकर सोचा। क्लैन के हेड ने भी तेवर चढ़ाए। ये यकीनन एक ग्रेट टैलेंट की निशानी नहीं थी। फैंग युआन ने प्रेशर झेलते हुए आगे चलना जारी रखा। 10 कदम से कम का मतलब है कि कल्टीवेशन का कोई टैलेंट नहीं। 10 to 20 कदम मतलब डी ग्रेट टैलेंट। 20 to 30 कदम सी ग्रेट टैलेंट होगा। 30 to 40 कदम बी ग्रेट टैलेंट। और 40 to 50 कदम का मतलब अ ग्रेट टैलेंट। ए फ्लैट तक मैं 23 कदम चल चुका हूं। 24, 25, 26, 27। फैंग युआन अपने दिल में गिन रहा था। जब उसने 27वां कदम रखा तो एक बैंग की आवाज सुनाई दी और उसके दोनों किडनीज के बीच रोशनी का गोला अपनी हद तक पहुंचकर अचानक फट गया। यह एनर्जी का ब्लास्ट सिर्फ उसके शरीर के अंदर हुआ, बाहर वाले इसे नहीं देख सकते थे। सिर्फ फैंग युआन हाई अस्पताल में एक जमीन हिला देने वाला रिएक्शन महसूस कर सकता था। तुरंत उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, उसके पोज बैंड हो गए, उसका दिमाग एकदम तनाव की हद तक खींच गया। जल्द ही उसका दिमाग खाली हो गया। उसका पूरा शरीर ऐसे नर्म हो गया जैसे वो बादलों में गिर गया हो। उसका दिल शांत हो गया, उसके रोंगटे वापस आराम में आ गए और उसके पोज फिर से खुल गए। थोड़ी ही देर में उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। यह पूरा प्रोसेस लंबा लगा, लेकिन असल में यह बहुत कम समय में हुआ। एहसास जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से चला गया। फैंग युआन थोड़ी देर के लिए सुनसा हो गया और फिर होश में आया। उसने चुपके से अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर लगाया और पाया कि उसकी नाभि के नीचे और दोनों किडनीज के बीच हवा में से ही एक अपचर बन गया था। अवेकनिंग सेरेमनी कामयाब हो गई थी। ये अमर होने की उम्मीद थी। एक रेंजू, रेजू, रेन का मतलब है इंसान, जू का मतलब है पूर्वज। वो पहला इंसान था, जैसे आदम और इव में आदम। चैप्टर 6, आगे का रास्ता काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपर्चर बड़ा ही रहस्यमय और अजीब था। भले ही वो फैंग युआन के शरीर के अंदर था, लेकिन वो उसके अंदर के ऑर्गन्स के साथ एक हाई स्पेस में नहीं था। तुम कह सकते हो कि वो बेहद बड़ा था और साथ ही बेहद छोटा भी। कुछ लोग इसे पर्पल प्रीफेक्चर कहते हैं, कुछ लोग इसे चाइनीज पूल, लेकिन ज्यादातर लोग इसे प्राइमीवल सी एपर्चर के नाम से जानते हैं। पूरा शरीर गोल था और उसकी सतह पर बहती हुई सफेद रोशनी थी, जैसे रोशनी की एक पतली परत चढ़ी हो। ये वही होप गु की रोशनी की परत थी जो पहले फटी थी। रोशनी की यह पतली झिल्ली अपचर को सहारा दे रही थी ताकि वो टूट ना जाए, और अपचर के अंदर, जाहिर है, प्राइमीवल सी था। समंदर का पानी शीशे की तरह साफ था, जिसका रंग हरा नीला था, लेकिन पानी गाढ़ा था और उसमें तांबे जैसी चमक थी। सिर्फ रैंक 1 के गु मास्टर हाई इज हेयर तांबे रंग के प्राइमीवल एसेंस को बना सकते हैं, जिसे ग्रीन कॉपर सी कहते हैं। समंदर की सतह की ऊंचाई अपचर के आधे से भी कम थी, ये सिर्फ 44% तक थी। ये एक सी ग्रेड टैलेंट की हद भी थी। समंदर के पानी की हर बूंद शुद्ध प्राइमीवल एसेंस थी, जो फैंग युआन के एसेंस, वाइटैलिटी और आत्मा के कंडेंसेशन को दर्शाती थी। ये उसके पिछले 15 सालों की जीवन क्षमता का जवाब भी था। इस प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल गु मास्टर, गु को पालने के लिए करते हैं। इसका यह भी मतलब था कि अब से फैंग युआन ने आधिकारिक तौर पर रैंक 1 गु मास्टर के रास्ते पर कदम रख दिया था। जब से अपचर खुला था, कोई और होप गु फैंग युआन के शरीर में दाखिल नहीं हुआ। फैंग युआन ने खुद को संभाला और महसूस किया कि उसके सामने का प्रेशर एक दीवार जैसा गाढ़ा था। वो एक कदम और आगे नहीं चल सकता था।
बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह वो इस नतीजे पर बेपरवाही से मुस्कुराया। तुम और आगे नहीं जा सकते? एकेडमी के एल्डर ने नदी के उस पार से चिल्लाते हुए पूछो, दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण लिए। फैंग युआन मुड़ा और वापस चलने लगा, अपने एक्शन से जवाब देते हुए। इसी पाल में नौजवान लड़के भी रिएक्ट करने लगे। भीड़ में अचानक से खुसार पुसार शुरू हो गई। क्या? फैंग 27 युआन कदम चला? तो वो सिर्फ एक सी ग्रेड टैलेंट था? यकीन नहीं होता, उसके जैसे जीनियस के लिए सिर्फ सी ग्रेड? भीड़ से एक बड़ी गड़बड़ की आवाज उठी। बड़े भाई। उनके बीच गु यू फैंग झेंग ने ऊपर देखा, हैरानी से देखते हुए जैसे फैंग युआन नदी पार करके वापस आ रहा था। यकीन नहीं हो रहा था, उसका अपना भाई सिर्फ सी ग्रेड? उसने तो हमेशा सोचा था कि उसका बड़ा भाई ग्रेट टैलेंट होगा। नहीं, सिर्फ उसने नहीं, बल्कि उसकी चाची और चाचा और क्लैन में इतने सारे लोगों ने भी यही सोचा था। लेकिन अब नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। डैम, वो सिर्फ सी ग्रेड निकला। गु यू क्लैन के हेड ने अपनी मुट्ठियां भींची, एक गहरी सांस ली, उसकी आवाज में निराशा थी। अंधेरे में देख रहे एल्डर्स के मिले जूल रिएक्शन थे। कुछ तेवर चढ़ाए हुए कुछ सर झुकाकर डिस्कस कर रहे थे, कुछ एक आ भरते हुए ऊपर देख रहे थे। क्या नतीजे गलत हो सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तरीका हद से ज्यादा अजीब लेकिन सटीक है। ऊपर से हम पूरे टाइम देख रहे थे, चीटिंग करना भी मुश्किल है। लेकिन उसके सारे पिछले एक्शंस और अक्लमंडी, उसके बारे में क्या कहोगे? बेहतर क्वालिटी के प्राइमिवल सी वाले नौजवान वाकई आम आदमी से बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, जैसे कि अक्लमंडी, समझ, याददाश्त, ताकत, फुर्ती और वगैरह। दूसरी तरफ इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये नहीं है कि प्राइमिवल टैलेंट जरूर ऊंचा होगा। सब कुछ नतीजे से ही तय होगा। जितनी बड़ी उम्मीदें उतनी बड़ी निराशा। गु यू क्लैन की आपकी पीढ़ी पहली पीढ़ी जैसी नहीं रही। उसके मोज नदी के बर्फीले ठंडे पानी से भीगे हुए ठंडक उसकी हड्डियों तक चब रही थी। फैंग युआन उसी भी जज्बात चेहरे के साथ चलता रहा, भीड़ से उसकी दूरी कम होती जा रही थी। वो एकेडमी के एल्डर का भारी चेहरा साफ देख सकता था, और उस 100 से ज्यादा नौजवानों की तरफ से आ रही नजरों का एहसास था। ये निगाहें हैरानी, झटके, ताने और कुछ इस बदकिस्मती पर खुश होने वाली और कुछ बेपरवाह थी। ये वही सिचुएशन थी जिसने फैंग युआन को ना चाहते हुए भी अपनी पिछली जिंदगी याद दिला दी। उस समय उस लगा था जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जब उसने ठंडी नदी पार की तो उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा, उसका पूरा शरीर पानी में भीग गया। वो बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा था। कोई भी उस उठाने आगे नहीं आया। वो निराश, ठंडी निगाहें और चेहरे तेज चाकुओं की तरह थे जो उसके दिल में चब रहे थे। उसका दिमाग उलझा हुआ था, उसके सीने में जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों से जमीन पर आ गिरा हो। जितना ऊंचा खड़े हो उतनी ही जोर से गिरते हो। लेकिन इस जिंदगी में जब वही सीन फिर से दोहराया गया, फैंग युआन का दिल शांत था। उसने यूएस कहानी के बारे में सोचा, जब मुसीबतें आए तो अपना दिल उम्मीद को दे दो। और आज वो उम्मीद उसके अंदर थी। भले ही वो बड़ी नहीं थी, लेकिन यह उन लोगों से बेहतर थी जिनके पास बिल्कुल भी प्राइमिवल टैलेंट नहीं था। अगर दूसरे निराश महसूस करते हैं तो उन्हें करने दो। वो और कर भी क्या सकते हैं? दूसरों की निराशा से मेरा क्या लेना देना? सबसे जरूरी चीज अपने दिल में उम्मीद रखना है। 500 साल की जिंदगी ने उस समझा दिया था कि एक इंसान की जिंदगी में इंटरेस्टिंग चीजें तब होती हैं जब वो अपने सपनों का पीछा करता है। अपने आसपास के लोगों से ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो निराश ना हो या उन्हें ये पसंद आए। अपने रास्ते पर चलो, दूसरों को जितना निराश और नाखुश होना है होने दो। एकेडमी के एल्डर ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, अगला, गु यू फैंग झेंग। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गु यू फैंग झेंग, एल्डर फिर से चिल्लाया, उसकी आवाज गुफा के अंदर गूंज रही थी। मैं यही हूं। फैंग झेंग अपने झटके से बाहर आया और जल्दी से दौड़ पड़ा। बदकिस्मती से वो अपने हाई पैर से टकरा कर गिर गया, उसका सर एक करा के साथ टकराया और वो नदी में लुढ़क गया। तुरंत पूरी गुफा जोर जोर से हंसी से गूंज उठी। फैंग भाई, कुछ खास नहीं। गु यू क्लैन के हेड ने अजीब सी बोरियत के साथ फैंग झेंग को देखकर ताना मारा। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। फैंग झेंग पानी में छटपटा रहा था। नदी का ताला कुछ ज्यादा ही फिसलान भरा था, वो ठीक से उठ नहीं पा रहा था। उसकी पूरी कोशिश उस और भी बेवकूफ और अनादी दिखा रही थी। उसका दिल और भी घबराने लगा जब हंसी की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने अचानक एक मजबूत खिंचाव महसूस किया जिसने उस ऊपर उठा लिया। उसका सर आखिरकार पानी की सतह से बाहर आया और उसके शरीर ने फिर से बैलेंस बना लिया।
उसने घबराहट में अपना चेहरा पोंछा और अपनी नजर ठीक की। असल में उसका बड़ा भाई फैंग युआन था जिसने उसका कॉलर पकड़कर उस ऊपर खींच लिया था। बड़े भाई, उसने कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह में पानी चला गया जिससे उस जोर से खांसी आने लगी। हा, फैंग परिवार के मुश्किल में पड़े बड़े और छोटे भाई। कोई नदी के किनारे से हंसा। हंसी और जोर से बढ़ने लगी, फिर भी एकेडमी का एल्डर यूज रोकने नहीं आया। वो गहराई से तेवर चढ़ाए हुए था, उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। फैंग झेंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी उसने अपने भाई को कहते सुना, जा, आगे का रास्ता काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फैंग झेंग हैरानी से अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। फैंग युआन की पीठ भीड़ की तरफ थी इसलिए वो ठीक से नहीं देख सकते थे, लेकिन फैंग झेंग साफ महसूस कर सकता था कि फैंग युआन से शांति की लहर निकल रही थी। जब उसका बड़ा भाई बोला तो उसके होठों के कोने हल्के से उठे हुए थे, जिससे एक गहरी और सोचने वाली मुस्कान दिख रही थी। ये साफ था कि सिर्फ सी ग्रेट टैलेंट था, फिर भी बड़ा भाई इतना शांत कैसे हो सकता है? फैंग झेंग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, उसका दिल शकों से भरा हुआ था। लेकिन फैंग युआन ने और कुछ नहीं कहा। उसने फैंग झेंग की पीठ थपथपाई और मुड़कर चला गया। फैंग झेंग हैरानी भरे चेहरे के साथ फूलों के समंदर की तरफ चल पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ा भाई सच में इतना शांत होगा। अगर मैं होता तो मैं। उसने अपना सर झुकाया, बेख्याली में आगे बढ़ता गया। लेकिन उस नहीं पता था कि वो एक चमत्कारी दृश्य को अंजाम दे रहा था। जब आखिरकार वो अपने ख्यालों से बाहर आया, तो वो फूलों के समंदर में बहुत अंदर जा चुका था, एक ऐसी दूरी पर खड़ा था जहां उससे पहले कोई नहीं पहुंचा था। 43 कदम। हे भगवान, अ ग्रेट टैलेंट! एकेडमी का एल्डर चिल्लाया, जैसे उसने अपना होश खो दिया हो। अ ग्रेड, सच में अ ग्रेड। 3 साल हो गए, आखिरकार गु यू क्लैन में एक ग्रेट टैलेंट वाला जीनियस पैदा हुआ है। अंधेरे में देख रहे क्लैन के एल्डर्स भी उसी समय चिल्ला उठे, अपना कंपोजर खो बैठे। हाँ, फैंग वंश की उत्पत्ति हमची वंश से हुई है। इसलिए हमची परिवार इस गु यू फैंग झेंग को गोद लेंगे, गु यू चिलियान ने तुरंत ऐलान किया। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े चिलियान, तेरे संस्कार और काबिलियत दोनों खराब हैं, लेकिन तू नौजवान लड़कों को बहकाने में जरूर माहिर है। इस बच्चे को मुझे, गु यू मो चेन को पालने के लिए देना बेहतर होगा। गु यू मो चेन तुरंत गुर्राया। बहस बैंड करो। इस बच्चे को पालने के लिए अभी के क्लैन लीडर से ज्यादा लायक कोई नहीं है। जिसे भी कोई आपत्ति है, वो मुझसे, गु यू बो से टकराए। गु यू क्लैन का हेड पागल हो चुका था और उसने अपनी आग जैसी लाल नजरें निराश और हिम्मत हारे चेहरों पर घुमाई। चैप्टर 7। एक गु मास्टर के 9 रैंक होते हैं, फ्लावर वाइन पीछे छोड़ गया खजाना। जल्द ही एक हफ्ता बीत गया। इंसान सभी जीवों में श्रेष्ठ हैं, गु स्वर्ग और धरती का सार हैं। इस दुनिया में हजारों प्रजातियां हैं, अनगिनत गु हैं। वो हमारे चारों ओर हर जगह रहते हैं, मिट्टी में, झाड़ियों में, यहां तक कि जंगली जानवरों के शरीर पर भी। जैसे जैसे इंसान बढ़ते और विकसित होते गए, पिछले जमाने के विद्वानों ने धीरे धीरे गु के रहस्यों को उजागर किया। वो लोग जिन्होंने अपचक खोल लिया है, अपने प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके इन गु को पालते, रिफाइन करते और उन्हें कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों को हम गु मास्टर्स कहते हैं। और तुम सबने 7 दिन पहले अवेकनिंग सेरेमनी में सफलतापूर्वक अपना अपचक खोल लिया है। प्राइमेवल सी के जमने के साथ अब तुम सब रैंक 1 गु मास्टर्स हो। गांव की एकेडमी में एकेडमी के एल्डर ने कॉन्फिडेंस और शांति के साथ बात की। उसके सामने 57 स्टूडेंट्स बैठे थे और ध्यान से सुन रहे थे। एक गु मास्टर का रहस्य और ताकत नौजवानों के दिलों में बहुत पहले से ही गहरी जड़ें जमा चुके थे। इसलिए एल्डर जो भी सिखाता और कहता, स्टूडेंट्स उसमें बहुत दिलचस्पी लेते थे। इसी वक्त एक नौजवान लड़के ने अपना हाथ उठाया। एल्डर की इजाजत से वो खड़ा हुआ और पूछा, एल्डर सर, मैं ये बचपन से जानता हूं। रैंक 1 गु मास्टर्स होते हैं, रैंक 2 और इसके आगे भी, क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? गु यू के टीचर ने सर हिलाया और हाथ हिलाकर यूएस नौजवान से बैठने को कहा। गु मास्टर्स के 9 रैंक होते हैं, नीचे से ऊपर तक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से लेकर रैंक 9 तक। हर रैंक एक बड़ा रेल्म माना जाता है और इसे 4 छोटे रेल्म्स में बांटा जाता है, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, अपर स्टेज और पीक स्टेज। तुम सब अभी अभी गु मास्टर्स बने हो, इसलिए तुम सब रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर हो। अगर तुम सब अपनी कल्टीवेशन में मेहनत करोगे, तो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस अपने आप रैंक 2, यहां तक कि रैंक 3 तक पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स, तुम्हारा टैलेंट जितना ऊंचा होगा, तुम्हारे प्रमोट होने का चांस उतना ही बड़ा होगा। डी ग्रेड टैलेंट के लिए,
प्राइमेवल सी एपर्चर का लगभग 2 to 3 लेयर लेता है। सबसे ऊंचा प्रमोशन जो पहुंच सकता है वो रैंक 1 से रैंक 2 तक है। सी ग्रेड टैलेंट के लिए प्राइमेवल सी एपर्चर का 4 to 5 लेयर होता है। आमतौर पर प्रोग्रेस रैंक 2 पर रुक जाती है, लेकिन किस्मत से कुछ लोग रैंक 3 इनिशियल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। बी ग्रेड टैलेंट के पास प्राइमेवल सी होता है जो अपर्चर का 6 to 7 लेयर लेता है। वो रैंक 3 तक, यहां तक कि रैंक 4 तक भी कल्टिवेट कर सकते हैं। अ ग्रेड टैलेंट के लिए प्राइमेवल सी काफी होता है। यह अपर्चर का 8 to 9 लेयर लेता है। एक इंसान में इस तरह का टैलेंट नेचुरली सबसे गिफ्टेड होता है और गू मास्टर की कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जो रैंक 5 तक पहुंच सकता है। जहां तक रैंक 6 और उससे ऊपर के गू मास्टर्स की बात है, वो सब कहानियों में मिलते हैं। मुझे भी इसके बारे में ठीक से नहीं पता। गू यू क्लैन में कभी भी रैंक 6 गू मास्टर पैदा नहीं हुआ, लेकिन रैंक 4 और रैंक 5 गू मास्टर्स हमारे यहां हुए हैं। नौजवानों के कान खड़े हो गए, उनकी ईर्ष्या चमक रही थी जब वो सुन रहे थे। उनमें से कई लोग पहली लाइन में सख्ती से बैठे गू यू फैंग झेंग को देखे बिना नहीं रह सके। आखिरकार वो एक ग्रेट टैलेंट था। उनकी ईर्ष्या और जलन की भावनाओं से भरी हुई थी। साथ ही कुछ लोग क्लासरूम के आखिरी कोने में बैठे एक शख्स को घूर रहे थे। कोने में खिड़की के सहारे गू यू फैंग युआन था, जो डेस्क पर झुका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। देखो, वो अभी भी सो रहा है, किसी ने धीरे से कहा। वो 1 हफ्ते से लगातार सो रहा है, फिर भी अभी तक नहीं जागा, किसी ने बीच में कहा। और भी सुनो, मैंने सुना है कि वो पूरी रात जागता रहता था, गांव के किनारे घूमता था। कई लोगों ने उस एक से ज्यादा बार देखा है। लगता है वो रात में एक शराब का मटका लेकर घूमता है, बाहर नशे में धूत। खुशकिस्मती से इन कुछ सालों में गांव के आसपास का इलाका साफ कर दिया गया है, इसलिए ज्यादा सुरक्षित है। साथ पढ़ने वाले यहां वहां धीरे धीरे फुसफुसाते, जिससे हर तरह की छोटी छोटी अफवाहें तेजी से फैल रही थी। छोड़ो भी, झटका बहुत बड़ा था। एक जीनियस कहलाने वाला इंसान इतने सालों बाद आखिर में एक सी ग्रेट टैलेंट निकला, ही। काश बात सिर्फ इतनी ही होती। सब लोगों में से उसका अपना छोटा भाई ग्रेट घोषित हुआ, अभी ध्यान का केंद्र बना हुआ है, सबसे अच्छे ट्रीटमेंट का मजा ले रहा है। छोटा भाई आसमान तक पहुंच गया, जबकि बड़ा भाई जमीन पर गिर गया, टूट टूट। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के बीच चर्चा बढ़ती गई, एकेडमी के एल्डर की तेवर गहरी होती गई। पूरे क्लासरूम में सभी नौजवान अदब से बैठे जोश दिखा रहे थे। इससे फैंग युआन जो अपनी टेबल पर सो रहा था, इतना अलग दिख रहा था कि इनको चुभ रहा था। 1 हफ्ता हो गया है, फिर भी ये अभी तक इतना उदास है। HMPH, शुरू में जरूर मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। इस तरह का आदमी जीनियस कैसे हो सकता है? एल्डर ने नाखुशी से सोचा। उसने इस मामले में फैंग युआन से कई बार बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फैंग युआन अभी भी वही करता था जो उस पसंद था। वो हर क्लास में सोता रहता, जिससे पढ़ाने वाले एल्डर का सर दर्द से फट जाता। भूल जाओ, वो सिर्फ एक सी ग्रेड है। अगर वो इस तरह का झटका भी नहीं सह सकता, तो ऐसे मिजाज वाले को पालना क्लैन के रिसोर्सेस बर्बाद करने जैसा होगा, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। एल्डर का दिल फैंग युआन के प्रति निराशा से भर गया था। फैंग युआन सिर्फ एक सी ग्रेड था, उसके छोटे भाई फैंग झेंग से तुलना में जो एक ग्रेट टैलेंट था। अब ये वो शख्स था जिस पर क्लैन को मेहनत और रिसोर्सेस खर्च करने चाहिए थे। जब एकेडमी का एल्डर ये सब सोच रहा था, वो एक नए सवाल का जवाब भी दे रहा था। क्लैन के इतिहास में कई शक्तिशाली मास्टर्स हुए हैं। रैंक 5 के डू मास्टर्स थे। उनमें से एक पहली पीढ़ी के क्लैन हेड हमारे पूर्वज थे। उन्होंने हाईगू यू विलेज की स्थापना की थी। दूसरे चौथे क्लैन हेड थे। उनके पास अद्भुत प्रतिभा थी और उन्होंने रैंक 5 गू मास्टर के रेल्म तक कल्टीवेशन की। अगर यूएस कमीने, बेशरम शैतान फ्लाओ वाइन मॉन्ग का अचानक हमला ना होता, तो शायद वो रैंक 6 तक पहुंच जाते, लेकिन कौन जाने। ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली। नीचे बैठे नौजवान गुस्से से चिल्लाने लगे। ये सब यूएस फ्लाओ वाइन मॉन्ग की वजह से हुआ, वो बहुत ही शातिर और चालक था। कितने अफसोस की बात है कि हमारे चौथे क्लैन लीडर NARM दिल और दयालु और कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। काश मैं कुछ 100 साल पहले पैदा हुआ होता। अगर मैं इस शैतान को देखता तो मैं उसका बदसूरत चेहरा नोच लेता। चौथे क्लैन हेड और फ्लावर वाइन मोंग की कहानी ऐसी है जिसे पूरा गू यू क्लैन जानता है। फ्लावर वाइन मोंग भी एक रैंक 5 गू मास्टर था। अपने समय में डेमन फैक्शन में अपने कई सालों के बड़े फ्लावर थीफ के रूप में मशहूर था। कुछ 100 साल पहले वो किंग माओ माउंटेन आया था। उसने गू यू विलेज में अपराध करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में चौथी पीढ़ी के क्लैन लीडर ने यूज पकड़ लिया। एक जमीन हिला देने वाली बड़ी लड़ाई के बाद
फ्लावर वाइन मोंक को इतना मारा गया कि उस घुटनों के बाल भीख मांगनी पड़ी। चौथे क्लैन हेड दयालु और मेहरबान उसकी जान बख्शने का इरादा रखते थे, लेकिन फ्लावर वाइन मोंक ने अचानक हमला कर दिया, सफलतापूर्वक चौथे क्लैन हेड को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्लैन हेड गुस्से से आग बबूला हो गए और फ्लावर वाइन मोंक को वहीं मार डाला, लेकिन उनके गंभीर घाव ठीक नहीं हो सके और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए गू यू क्लैन के लोगों के दिलों में चौथी पीढ़ी के क्लैन हेड एक महान नायक द जिन्होंने गांव के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फ्लावर वाइन मोंक। हाँ, क्लासरूम के शोर से जागकर फैंग युआन ने अपनी नींद भरी इल्ल खोली। उसने अपने शरीर को अंगड़ाई ली और दिल में गुस्से से सोचा, यह फ्लावर वाइन मोंक वो मारा कहाँ था? क्यों पूरा गांव छान मारने के बाद भी मुझे उसकी विरासत नहीं मिल रही है? उसकी यादों में क्लैन का एक गू मास्टर था जिसका दिल टूट गया था और उसने बहुत पीना शुरू कर दिया था। ए फ्लैट से लगभग 2 महीने बाद वो आदमी गांव के बाहर नशे में धूत पड़ा हुआ था। उसके शराब की तेज महक ने अनजाने में एक लिकर वर्म को आकर्षित किया। वो गू मास्टर खुशी से झूम उठा, उस पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। लिकर वर्म तेजी से भागा और जब गू मास्टर उसका गर्मजोशी से पीछा कर रहा था, उसने लिकर वर्म के निशानों का पीछा किया और एक जमीन के नीचे गुफा का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया और अंदर चला गया। लिकर वर्म एक बहुत ही कीमती और महंगा गू था। आधे नशे में गू मास्टर ने खतरा उठाने का फैसला किया और गुफा में घुस गया और खुद को एक गुप्त जमीनी गुफा में पाया। उसके बाद उसने फ्लावर वाइन मोंक की हड्डियां और उसकी छोड़ी हुई विरासत को ढूंढ लिया। जब गू मास्टर गांव वापस लौटा, उसने अपनी खोजों के बारे में बताया और तुरंत पूरे क्लैन में एक बड़ी हलचल मचा दी। बाद में गू मास्टर को इससे बहुत फायदा हुआ, उसका कल्टिवेशन बेस अचानक से बेहतरीन हो गया। उसकी प्रेमिका जिसने उस पहले छोड़ दिया था, वो फिर से उसकी तरफ आकर्षित हो गई और वो कुछ समय के लिए क्लैन में चर्चा का विषय बन गया। अफसोस की बात है कि मैंने इस खबर के बारे में सिर्फ थोड़ी बहुत बातें सुनी थी, इसलिए मुझे सही जगह का नहीं पता। ऐसा भी नहीं था कि मुझे पता था कि मैं इस दिन फिर से जन्म लूंगा। फ्लावर वाइन मोंक, तुम आखिर मारे कहाँ थे? इन कुछ दिनों से वो बहुत सारी शराब खरीद रहा था, रात होते ही गांव के आसपास घूम रहा था। वो शराब की खुशबू का इस्तेमाल करके लिकर वर्म को आकर्षित करना चाहता था। बदकिस्मती से उसने कभी लिकर वर्म को देखा नहीं, जिससे उस बहुत निराशा हुई। अगर मैं इस लिकर वर्म को ढूंढकर उस अपने विटल गू के रूप में रिफाइन कर लूं, तो वो क्लैन के मूनलाइट गू से कहीं बेहतर होगा। पलक झपकते हाई अप्रैल आ गया है, ज्यादा समय नहीं बचा है। फैंग युआन ने एक आह भरी और खिड़की से बाहर देखा। नीले आसमान और सफेद बादलों के नीचे हरे भरे पहाड़ दूर तक फैले हुए थे। आसपास एक बांस का झुंड था। यह किंग माओ माउंटेन का अनोखा स्पीयर बैम्बू था। हर बांस की छड़ी एकदम सीधी, बांस के सिरे एक भाले की नोक की तरह बेहद तेज थे। ज्यादा दूर नहीं, जंगल पहले से ही हरा हो रहा था। कोमल कोपाले पीले हरे रंग के समंदर में फूट रही थी। हर थोड़ी देर में सुंदर और रंगीन चिड़ियां डालियों पर बैठ जाती थी। बसंत की हवा चली, पहाड़ों और नदियों की ताजगी को लपेटकर और उस दुनिया में बिखेर दिया। बिना जाने क्लास लगभग खत्म हो चुकी थी। एकेडमी के एल्डर ने आखिर में सूचित किया, इस हफ्ते मैंने तुम सबको अपने अपचर के प्राइमेवल सी को देखना और जांचना सिखाया है और कैसे ध्यान लगाना है और अपने शरीर के अंदर प्राइमेवल एसेंस को घुमाना है। ए फ्लैट, तुम सबके लिए अपने विटलगू को रिफाइन करने का समय है। इस क्लास के खत्म होने के बाद तुम सब एकेडमी के गू रूम में जाओगे और एक गू वर्म चुनोज। अपना गू चुनने के बाद प्लीज घर जाकर यूज रिफाइन करने पर ध्यान दो। जब तुम आखिर में अपना गू रिफाइन कर लोगे, तब तुम एकेडमी वापस आकर क्लास में शामिल हो सकते हो। साथ ही ये तुम्हारा पहला असेसमेंट है। जो भी इस असेसमेंट को सबसे पहले पूरा करेगा, यूज 20 प्राइमेवल स्टोन्स का बड़ा इनाम दिया जाएगा। चैप्टर 8, चीजें हमेशा चीजें ही रहती हैं, लेकिन इंसान बदल जाते हैं। एकेडमी के पास एक गू रूम था। गू रूम बड़ा नहीं था, ये सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर के साइज का था। एक गू मास्टर के कल्टीवेशन के सफर में एक गू ही उसकी ताकत की चाबी होता है। क्लास खत्म होने पर जोश से भरे नौजवान गू रूम की तरफ दौड़े। लाइन बनाओ, एक एक करके अंदर जाओ। अचानक कुछ आवाजें चिल्लाई। जाहिर है कि गू रूम के बाहर गार्ड्स थे। नौजवान एक एक करके अंदर गए और बाहर आए। आखिरकार फैंग युआन की बारी आई गू रूम में जाने की। ये कमरा एक रहस्यमय कमरा था। चारों दीवारों में छेद थे, इनमें से हर छेद में एक और छेद था। हर छेद का साइज अलग था, कुछ बड़े और कुछ छोटे। बड़े वाले मिट्टी के बर्तन से बड़े नहीं थे और छोटे वाले मुट्ठी से छोटे नहीं थे। इन कई छेदों में हर तरह के बर्तन रखे थे। वहां पत्थर के बेसिन, हरे जड़े के प्लेट, घास के खूबसूरत पिंजरे, मिट्टी के चूल्हे आदि थे।
इन बर्तनों में हर तरह के गू रखे हुए थे। कुछ गू शांत जबकि कुछ गू बहुत शोर मचा रहे थे, चहचहाने, गुदगुदाने, सरसराहट जैसी आवाजें निकाल रहे थे। ये सभी आवाजें मिलकर एक तरह की जिंदगी की सिम्फनी बना रही थी। गू भी 9 बड़े लेवल्स में बनते हुए हैं, बिल्कुल गू मास्टर्स के 9 रैंक रेल्म्स की तरह। इस कमरे में सभी गू रैंक 1 के हैं। फैंग युआन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तुरंत इस बात को समझ गया। आमतौर पर रैंक 1 गू मास्टर्स सिर्फ रैंक 1 गू का हाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ऊंचे लेवल के गू का इस्तेमाल करते तो इन मास्टर्स को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसके अलावा गू को खिलाना भी पड़ता है। ऊंचे लेवल के गू को खिलाने का खर्चा अक्सर नीचे रैंक के गू मास्टर्स नहीं उठा सकते थे। इसलिए नए गू मास्टर्स के लिए वो हमेशा एक रैंक 1 गू वर्म को हाई अपने पहले रिफाइन किए हुए गू के रूप में चुनते जब तक कि कोई खास परिस्थिति ना हो। एक गू मास्टर जो पहला गू रिफाइन करता है उसका बहुत महत्व होता है, वो उसका विटल गू बन जाता है, उनकी जिंदगी को एक दूसरे से जोड़ देता है। अगर वो मर गया तो गू मास्टर को एक बड़ा झटका लगेगा। अफसोस, मेरी असली इच्छा तो फ्लावर वाइन मोम के लिकर वर्म को हाथ में लेकर उस अपने विटल गू के रूप में रिफाइन करने की थी, लेकिन अभी तक फ्लावर वाइन मोम की हड्डियों की खोज में कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं यूस कब ढूंढ पाऊंगा या कब कोई और ढूंढ लेगा। सुरक्षा के लिए मैं पहले एक मूनलाइट गू हाई चुन लेता हूं। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी और सीधे अपनी बाईं तरफ की दीवार के साथ चलने लगा। इस दीवार के छेदों के ऊपर के लेयर्स में से एक में चांदी की प्लेटों की एक कतार थी। हर प्लेट में एक गू था। यह गू क्रिस्टल जैसे थे और चांद के आकार के थे। ये नीले क्वार्ट्ज के टुकड़े जैसे लग रहे थे। चांदी की प्लेट की पृष्ठभूमि में गू एक शांत और खूबसूरत एहसास दे रहा था। मूनलाइट गू के नाम से जाने जाने वाला यह गू यू क्लैन का स्थानीय गू था और बहुत से क्लैन के सदस्य मूनलाइट गू को हाई अपने विटल गू के रूप में चुनते थे। मूनलाइट गू प्राकृतिक गू नहीं था, यह एक ऐसी प्रजाति थी जिसे गू यू क्लैन द्वारा एक गुप्त विधि से पैदा किया गया था। मूनलाइट गू कहीं और नहीं मिल सकता था। यह कहा जा सकता है कि यह गू यू क्लैन का प्रतीक था, क्योंकि सभी रैंक 1 मूनलाइट गू उनके बीच बहुत कम फर्क था। फैंग युआन ने आराम से एक चुना और उस ले लिया। मूनलाइट गू बहुत हल्का था, एक कागज के टुकड़े के वजन के बराबर। कीड़ा उसकी हथेली के एक छोटे से हिस्से में आ गया। यह लगभग एक आम जड़े के पेंडेंट के साइज का था। जब फैंग युआन ने उस अपने हाथ पर रखा तो वो उसके आर पार देख सकता था और अपनी हथेली की लकीरों को देख सकता था। एक आखिरी बार देखने और उसमें कुछ गलत ना पाने पर फैंग युआन ने मूनलाइट गू को अपनी जेब में रखा और गू रूम से बाहर निकल गया। गू रूम के बाहर लाइन अभी भी काफी लंबी थी। जैसे ही लाइन में अगले व्यक्ति ने फैंग युआन को जाते देखा, वो जोश में जल्दी से कमरे में घुस गया। अगर कोई और होता तो जब उन्हें अपना गू मिलता तो सबसे पहला काम वो ये करते कि उस घर ले जाकर जल्दी से रिफाइन करते। लेकिन फैंग युआन को ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी लिकर वर्म के बारे में सोच रहा था। लिकर वर्म मूनलाइट गू की तुलना में ज्यादा कीमती था। हालांकि मूनलाइट गू यू गांव की एक खासियत थी, लेकिन ये एक गू मास्टर की उतनी मदद नहीं करता था जितनी एक लिकर वर्म करता था। गू रूम से निकलने के बाद फैंग युआन सीधे टैवर्न की तरफ चला गया। दुकानदार 2 मटके पुरानी शराब के। फैंग युआन ने अपनी जेबों में हाथ डाला और बचे हुए प्राइमेवल स्टोन के टुकड़े निकाले, उन्हें काउंटर पर रख दिया। इन कुछ दिनों से वो यहां आकर शराब खरीदता, फिर गांव के बॉर्डर पर घूमता और खोजबीन करता, इस इरादे से कि लिकर वर्म को आकर्षित करके सामने लाए। दुकानदार एक छोटा और मोटा मध्यम आयु का आदमी था, उसका चेहरा तेल से भरा था। इन कुछ दिनों के बाद वो फैंग युआन को पहचान चुका था। साहब, आप आ गए। फैंग युआन का स्वागत करते हुए उसने अपना मोटा और छोटा हाथ बढ़ाया और महारत से प्राइमेवल स्टोन के टुकड़े उठा लिए। जब उसने उन्हें अपनी हथेली पर रखा तो उसने अपना हाथ ऊपर नीचे किया और महसूस किया कि वजन सही था। इससे दुकानदार की मुस्कान और गहरी हो गई। प्राइमेवल स्टोन्स इस दुनिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी थी, सभी वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। साथ ही ये दुनिया के एसेंस का एक कंडेंस्ड रूप भी था, जिसे खुद पर इस्तेमाल किया जा सकता था और एक गू मास्टर की कल्टीवेशन में मदद करने में महत्वपूर्ण था। क्योंकि इसमें मुद्रा और उपयोगी दोनों गंध, ये धरती पर सोने के समा था। धरती पर सोने का मुद्रा मानक प्रणाली है और इस दुनिया में इसे प्राइमेवल स्टोन्स ने ले लिया था। सोने की तुलना में प्राइमेवल स्टोन्स की खरीद शक्ति और भी आश्चर्यजनक थी। लेकिन फैंग युआन के इस तरह के लगातार खर्च से, चाहे उसके पास कितने भी प्राइमेवल स्टोन्स क्यों ना हो, वो काफी नहीं होंगे। हर रोज 2 मटके शराब और पूरे 7 दिन हो गए हैं।
मेरी शुरुआती बचत लगभग सब खर्च हो चुकी है। फैंग युआन ने डूमट के शराब लेकर टैवन से बाहर निकलते हुए थोड़ा तेवर चढ़ाया। एक बार जब कोई गू मास्टर बन जाता है तो वो सीधे प्राइमीवल स्टोन से प्राइमीवल एसेंस निकालकर अपने अपचर में प्राइमीवल सी को भर सकता है। इसलिए गू मास्टर्स के लिए प्राइमीवल स्टोन्स सिर्फ करेंसी का एक रूप नहीं थे, बल्कि उनकी कल्टीवेशन में एक सप्लीमेंट भी थे। पर्याप्त प्राइमीवल स्टोन्स के साथ कल्टीवेशन की गति बहुत बढ़ जाती है। ये कम प्रतिभा वाले लोगों के नुकसान की भरपाई कर सकता है। कल से शराब खरीदने के लिए मेरे पास प्राइमीवल स्टोन्स नहीं होंगे, फिर भी लिकरवर्म सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या मुझे सच में मूनलाइट गू को लेकर उस अपने विटल गू के रूप में रिफाइन करना पड़ेगा? फैंग युआन को काफी असंतोष महसूस हुआ। डू मटके शराब हाथ में लिए चलते हुए वो सोचने लगा। अकेडमी के एल्डर ने कहा था, जो पहला व्यक्ति अपना विटल गू रिफाइन कर लेगा यूज 20 प्राइमीवल स्टोन्स का इनाम मिलेगा। अभी मुझे लगता है कि बहुत से लोग घर पर अपना गू रिफाइन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पहली पोजीशन के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अफसोस, वाइटल गू को रिफाइन करना प्रतिभा की परीक्षा ज्यादा है। बेहतर प्राइमीवल टैलेंट वाले लोगों को बेहतर फायदा होगा। मेरे सी ग्रेड टैलेंट के साथ बिना किसी खास तरीके के मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है। ठीक उसी वक्त गू यू फैंग झेंग की आवाज ने उस पीछे से पुकारा, बड़े भाई, आप सच में टैवन जाकर शराब खरीदने गए थे? मेरे साथ चलिए, चाचा और चाची आपसे मिलना चाहते हैं। फैंग युआन अपने कदमों पर रुक गया और पलटा। उसने पाया कि उसका छोटा भाई अब पहले जैसा नहीं था, हमेशा सर झुकाकर बोलता था। अभी दोनों भाई आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे। हवा का एक झोंका आया, बड़े भाई के बिखरे हुए छोटे बालों को उड़ाया, छोटे भाई के कपड़ों का निचला हिस्सा लहराने लगा। सिर्फ एक महीने का छोटा सा वक्त गुजरा था, लेकिन इंसान बदल जाते हैं। अवेकनिंग सेरेमनी के एक हफ्ते बाद बड़े भाई और छोटे भाई पर एक बड़ा बदलाव आया। बड़ा भाई फैंग युआन अर्श से फर्श पर आ गिरा था, जीनियस का खिताब बेरहमी से नाश्त हो गया था। और छोटा भाई चमकने लगा था, धीरे धीरे एक नए सितारे की तरह ऊपर उठ रहा था। छोटे भाई फैंग झेंग के लिए इस तरह का बदलाव उसकी दुनिया के लिए जमीन आसमान का फर्क था। उसने आखिरकार उन एहसासों को चखा जो उसके बड़े भाई को हमेशा महसूस होते थे, लोगों की उम्मीदें अस पर टिकी होने का एहसास, जब लोग ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से उस देखते हैं। यूज लगा जैसे उस अचानक एक अंधेरे कोने से निकालकर रोशनी से भरे स्वर्ग में रख दिया गया हो। हर रोज जब वो जागता, उस लगता जैसे वो एक बहुत मीठा सपना देख रहा हो। पहले और अब के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था, जिससे उस अब तक अपनी हकीकत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन साथ ही वो इससे बहुत ज्यादा अनजान भी महसूस कर रहा था। अडैप्ट करना मुश्किल था। थोड़े ही समय में अनजान से एक ऐसे व्यक्ति बन जाना जिस पर सबकी नजर हो। लोग हर समय यूएस पर उंगली उठाते थे। कभी कभी जब फैंग झेंग सड़क पर चलता तो वो अपने आसपास के लोगों को अपने बारे में बात करते सुनता, आवाजें उसकी तारीफ करती। उसका चेहरा गर्म हो जाता और उस बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करे। उसकी यूं नजरें चुराने की कोशिश करती, वो लगभग भूल ही जाता था कि ठीक से चलते कैसे हैं। पहले 10 दिन या उससे ज्यादा गू यू फैंग झेंग पतला हो गया, लेकिन उसकी एनर्जी और भी बढ़ गई। उसके दिल की गहराइयों से सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज पैदा होने लगी। यही वो एहसास है जो बड़े भाई को हमेशा होता था, एक ही समय में कितना खूबसूरत और दर्दनाक। वो अपने बड़े भाई गू यू फैंग युआन के बारे में सोचना बैन नहीं कर पा रहा था। ऐसे ध्यान और चर्चा का सामना करते हुए उसके बड़े भाई ने इससे कैसे निपटा था? उसने अनजाने में फैंग युआन की नकल करना शुरू कर दिया, हमेशा बे एक्सप्रेशन दिखने का नाटक करता, लेकिन जल्दी उस पता चला कि वो इस तरह के स्टाइल के लिए नहीं बना है। कभी कभी क्लास के दौरान एक लड़की की चीख उस आसानी से शर्म से लाल कर देती थी। सड़कों पर बड़ी उम्र की औरतों की फ्लड से तो वो कई बार घबरा कर भाग भी जाता था। वो एक बच्चे की तरह था जो चलना सीख रहा था, लड़खड़ाते और गिरते हुए अपनी नई जिंदगी के अनुकूल होने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो अपने बड़े भाई के बारे में सुनने से बच नहीं सका। डिप्रेशन में गिरना, शराबी बन जाना, रात को घर न आना, क्लास में गहरी नींद सोना। ये सुनकर उस बहुत झटका लगा। उसका अपना बड़ा भाई, जो कभी एक मजबूत हस्ती था और एक महान प्रतिभा का धनी माना जाता था, अचानक ऐसा हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो कुछ समझने लगा। उसका बड़ा भाई भी आखिरकार एक आम आदमी ही था। इस तरह की हार और बड़े झटके का सामना करने से कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा। इस समझ के साथ फैंग झेंग को अंदर ही अंदर एक अनोखी खुशी महसूस हुई। ये एक ऐसी फीलिंग थी जिसे वो बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ये जरूर मौजूद थी। उसका बड़ा भाई, जिसे जीनियस कहा जाता था और हमेशा यूएस पर हावी रहता था, अभी इतना उदास और हिम्मत हारा हुआ था।
एक अलग नजरिए से, ये उसकी अपनी तरक्की का सबूत था, है ना? वो बेहतरीन था, यही असली सच था। इसलिए जब उसने फैंग युआन को शराब के मटके पकड़े हुए देखा, उसके बाल बिखरे और कपड़े गंदे, तो गु यू फैंग झेंग को राहत महसूस हुई, उसकी सांसें भी काफी आसान हो गई। लेकिन फिर भी उसने कहा, बड़े भाई, आपको पीना बैंड करना होगा, आप ऐसे नहीं चल सकते। आपको नहीं पता कि जो लोग आपकी परवाह करते हैं वो कितने परेशान हैं, आपको होश में आना होगा। फैंग युआन भी एक्सप्रेशन था, उसने कुछ नहीं कहा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। छोटे भाई गु यू फैंग झेंग की एक चमक रही थी, एक तेज और पैनी एहसास दे रही थी। और बड़े भाई गु यू फैंग युआन की दोनों आंखें गहरी काली थी, कुछ कुछ एक गहरी पुरानी झील जैसी लग रही थी। ये एवी फैंग झेंग को एक अजीब सा दबाव महसूस कराए बिना नहीं रह सकी। थोड़ी ही देर बाद उसने अनजाने में अपनी नजर फेर ली और कहीं और देखने लगा। लेकिन जब इसका एहसास हुआ, तो यूज अचानक एक गुस्सा उठा। ये एक गुस्सा था जो खुद पर था। क्या हो गया है तुझे? अपने बड़े भाई को सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा? मैं बदल गया हूं, मैं पूरी तरह बदल गया हूं। इन विचारों के साथ उसकी इल्म में वही तेजी लौट आई और उसने फिर से अपने भाई पर नजर डाली। लेकिन फैंग युआन अब उस नहीं देख रहा था। हर हाथ में एक शराब का मटका पकड़े हुए, वो फैंग झेंग के पास से गुजरा और एक धीमी आवाज में कहा, और क्या घूर रहा है? चलें। फैंग झेंग की सांसें बेतरतीब हो गई, उसके दिल में जमा हुई ताकत अब बाहर नहीं निकल पा रही थी। इससे उसे एक ऐसी उदासी का अनुभव हुआ जिसे बयान करना मुश्किल था। ये देखकर कि उसका बड़ा भाई काफी आगे निकल गया है, वो सिर्फ अपनी रफ्तार तेज कर सका। लेकिन इस बार उसका सर नीचे नहीं झुका था, बल्कि सूरज की तरफ उठा हुआ था। उसकी नजर अपने ही पैरों पर टिकी हुई थी जो उसके बड़े भाई फैंग युआन की परछाई पर पड़ रहे थे। चैप्टर एंड।